नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं पुनः एक बार करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के पहले करंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि करंट अफेयर्स में समस्या है तो समझ लीजिए कि परीक्षा पास करने में समस्या है। तो करंट पे इस समय बहुत फोकस होकर काम करिएगा, क्योंकि करंट्स की भूमिका ज़्यादा होती है और करंट में एक्यूरेसी बहुत होती है। यदि आप थोड़ा सा भी बेहतर तरीके से करेंगे तो आप जो सही करने का जो प्रतिशत है 85 से 90% तक रहेगा। और थोड़ा सा लुढ़केंगे तो बहुत नीचे चले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। और इसके तहत हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बहुत कम समय में जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी जवाब भी दीजिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुकृता पाल कुमार, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, हार्दिक सिंह, रुइक्सियांग झांग। जल्दी से आप लोग बताइए कि स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। एक एक नंबर बताइए। और एक नंबर में जिन लोगों ने प्रोफेसर बी.आर. कंबोज बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन जो पुरस्कार है उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पहली महिला की बात हो रही है। और जब भी मैंने बताया कि कभी पहली बार की बात हो तो आप समझ लीजिए को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा, मिशेल बुलाक, नादिया कैल्विनो, अंशुला कांत। 2 नंबर आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 2 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है नादिया कैल्विनो, वो एकदम सही है। देखिए स्पेन की नादिया कैलिनो ने 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस देश की है, तो स्पेन की है। स्पेन की ये जो है इनको ये मिला है, ये पदभार मिला है। ईयू बैंक की 8वीं अध्यक्ष कैल्विनो इस संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। मतलब ये कौन सी अध्यक्ष है, तो 8वीं अध्यक्ष है। और वह बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली स्पेनियार्ड भी है। मतलब पहली जो है वो स्पेन की महिला भी है। मतलब पुरुष महिला मिला करके इसके पहले स्पेन का कोई नहीं बना था। और फिर यूरोपियन निवेश बैंक की जो स्थापना है वो रोम की संधि के अस्तित्व में आने के बाद ब्रुसेल्स में हुई थी। ये सब चीजें तो खैर इतिहास की हैं, तो इसकी कोई यहाँ बहुत भूमिका नहीं है। हाँ देखिए ये है आर ओ का हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम समृद्धि आईएएस की तरफ से किया जा रहा है। और परीक्षा के पहले टेस्ट की बहुत भूमिका होती है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि आपने साल भर जो पढ़ा है, लास्ट मोमेंट में यदि आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट पेपर के माध्यम से हल नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत एक्यूरेसी के साथ चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उस एक्यूरेसी को करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। और इस संस्थान के द्वारा चाहे हिंदी का टेस्ट हो, जीएस का टेस्ट हो, सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी करवाए जा रहे हैं, क्विज के माध्यम से भी करवाए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है, आप लोग इससे जुड़िए। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस को लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए सूचना समाप्त हुई, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड, ब्राजील, जापान, ब्रिटेन। आप बताइए कि कौन सा देश जो है वो आपातकाल की घोषणा की है, किस लिए किया है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के चलते। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 3 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा
आइसलैंड। देखिए आइसलैंड ने देश के दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप में भूकंप के कई झटकों के बाद आपातकाल की घोषणा की है। 14 घंटे में 800 झटके। सोचिए, हम लोग क्या है, एक दो आता है तो हम लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन क्या करिए, कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी है, चाहे वो जापान का है या न, ये जो स्कैंडिनेवियन देश है, चाहे आइसलैंड हो, नॉर्वे हो, वहाँ ये सब समस्याएं आती रहती हैं। तो उसी के बारे में ये है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सेबी, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि ये जो है IRRA की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है, जल्दी से बताएं। 4 नंबर। और कमेंट सभी को करते रहना है, कमेंट देखिए सभी लोग करिए। 4 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सेबी, वो एकदम सही है। आइए 5 नंबर देखिए अपना। अब ये तो देख लीजिएगा व्याख्या कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो माधवी पुरी बुच ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ किया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, BSE में ये जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? माधवी पुरी बुच, जो सेबी की चेयरमैन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। उज्ज्वला, उजाला, भालू, मोर। उज्ज्वला, उजाला, भालू, मोर। देखिए इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 2 ऑप्शन बता दे, उजाला उज्ज्वला में है, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 5 नंबर। 50% समस्या तो हम ही सॉल्व कर दिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, एकदम सही है, इसका उत्तर होगा उज्ज्वला। और उज्ज्वला क्या है? तो एक गौरैया है। शुभंकर आप सभी जानते हैं कि किसी जानवरों के नाम पे ही जनरली बनाया जाता है, तो जो उज्ज्वला है एक गौरैया है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी, सुभाष सहाय, नितिन गौतम, संजीव कपूर। बताइए आप लोग जल्दी से। 6 नंबर, कमेंट करिए, 10 सेकेंड है आप सभी के पास। 10 सेकेंड है, सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, नितिन सहानी, वो एकदम सही है। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन सहानी को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नोट में थोड़ा सा देख लीजिए कि वर्ष 2023 के लिए लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 2023 के लिए जो बुकर पुरस्कार मिला है किसको मिला है? तो पॉल लिंच को मिला है। और किस उनकी कृति रचना जो क्या है? तो ये एक उपन्यासिक कृति है और रचना है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है ये पुरस्कार। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? 38, 40, 42, 44। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रैंक पूछता है, भारत की क्रम पूछता है। और इधर जो है भारत बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आए। आप सभी 7 नंबर का बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है, पूछ लेगा कि ये जो संगठन द्वारा, मतलब ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा? दे देगा IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीपो द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 40, बहुत महत्वपूर्ण है, 40 नंबर है। और थोड़ा सा आप इसकी व्याख्या देखें कि देखिए भारत में नवीनतम
जीआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2023 में 40वां स्थान हासिल किया, जो 2015 में 81वें स्थान के बाद से उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है। देखिए यहाँ भाजपा के लोग जो है इसका श्रेय ले सकते हैं, हालांकि वो जो है बहुत से रिपोर्ट्स को नकार देते हैं, जब फेवर में नहीं आता है तो वो रिपोर्ट्स बेकार है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स भी जो हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ईमानदार तरीके से सर्वेक्षण करती हैं। और तब तो हैरत ये होता है कि जब खुशहाली में पाकिस्तान हमसे आगे होता है। भाई ये सब तो सोचने वाली चीज़ें हैं। बहरहाल यहाँ जो है मोदी जी के बाद भाई जब भाजपा गवर्नमेंट आई तो उस समय जो है हम 81वें स्थान पे थे, लेकिन ये प्रगति करते करते आज जो हमारी रैंकिंग है वो 132 देशों में कितनी है, तो 40 है। और ये सरकार के विजन को दर्शाता है, सरकार के प्रयास को दर्शाता है, और यहाँ बिल्कुल सरकार को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, पीलीभीत। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं, तो ये आप लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस जब आते हैं तब लोग इसका उत्तर खोजते हैं। जनरली आयोग 2-4 क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है कि वो लगता है कि कहाँ से पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसी का आप लोगों को यहाँ पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। बताइए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, पीलीभीत। 8 नंबर आप सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कमेंट सभी को करते रहना है, और इसमें जिन लोगों ने बताया है बी उन्नाव वो एकदम सही है। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रांति के महानायक राजा राव राम बख्श सिंह, इनका पूरा नाम देखिए, राजा राव भी हो सकता है पूछ ले तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, और राजा राव राम बख्श सिंह के बारे में भी पूछे तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ किया? उन्नाव में। किसने किया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा, मतलब इसरो की बात हो रही है। इसरो के पास एक अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक शहर है। यह पहली शताब्दी ईस्वी का एक प्राचीन बंदरगाह भी था। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन हो गया, लेकिन चलिए बताइए जल्दी से 9 नंबर क्या होगा इसका उत्तर। 9 नंबर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी सही है, कोई भी नहीं सही है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, सभी सही है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सही हैं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा स्लाइड में, और अगले प्रश्न पे आप लोग आइए। अभ्यास हरिमौज शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? आप सभी जानते हैं कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो किन किन देशों के बीच होते हैं या कहाँ आयोजित किया गया, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न तो जनरली रहता ही रहता है। हम पीछे भी बहुत से सैन्य अभ्यास की चर्चा कर लिए, उसके बाद वरुण जो सैन्य अभ्यास उसके बारे में, फिर जैद तलवार की चर्चा कर चुके हैं। तो आज उसी कड़ी में मालाबार सैन्य अभ्यास की भी चर्चा हम कर चुके हैं, मुझे याद है। तो उसी कड़ी में अभ्यास हरिभाव शक्ति की बात करें, हरिमाव शक्ति। बताइए, चीन जापान, भारत चीन, भारत और मलेशिया, मलेशिया और जापान। जल्दी से आप सभी कमेंट करें। 10 नंबर 10 नंबर बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। ये जो सैन्य अभ्यास है हरिमो शक्ति 2023 ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। अभ्यास 23 अक्टूबर से उमरोई छावनी के विदेशी प्रशिक्षण रोड में आयोजित किया गया। और ये उमरोई जो छावनी है, आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये कहाँ स्थित है। ये अमरोई छावनी
जो है वो कहाँ है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग को बताना है। यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? देखिए, ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि जब कभी कुछ पहला हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि ईयू के द्वारा और भारत के द्वारा, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन से है, और अब इसमें कितने देश हैं क्या है ये सब चीज़ें आप लोग को पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको जानना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि कहाँ हुआ, गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, फिनलैंड की खाड़ी। 11 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, फिनलैंड की खाड़ी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, कि जो यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है वो गिनी की खाड़ी में किया है। देखिए, यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया था। यह अभ्यास 24 अक्टूबर 2023 को हुआ। ये डेट भी याद रख लीजिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट डाल करके ये देख बताए, पूछे आपसे कि डेट कब से कब हुआ, तो ये 24 अक्टूबर को हुआ। गिनी के खाड़ी में हुआ यह अभ्यास भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का सबूत है। यह अभ्यास क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भी किया गया था। तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है, 8वें ब्रिक्स, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से आप लोग 12 नंबर कमेंट करके बताएं। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? जल्दी से बताएं, 12 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी भारत, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। यह सम्मेलन 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए, समय भी याद रखिए कि 11 से 13 अक्टूबर के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां थी। अब ये तो आप सभी जान रहे हो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसका जो विषय था मैंने पीछे बता दिया है, तो अब यहाँ आप लोग देख भी लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और जो अगला होगा वो कहाँ होगा? तो वो रूस में होना है। 13 नंबर बताइए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी, रायपुर, दिल्ली, मुंबई। देखिए, चूंकि आप सभी जानते हैं कि G20 का जो आयोजन है वो पहली बार भारत के द्वारा किया गया। हम लोगों ने काफ़ी उसको उत्साह से आयोजित किया। उसमें बहुत से हमारे जो पूरे भारत में जितने भी महत्वपूर्ण शहर है वहाँ इसका आयोजन किया गया। तो उसी कड़ी में यहाँ क्या कहा रहा है कि अंतिम, चौथी और अंतिम बैठक जो 18 से 19 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी, वो कहाँ की गई थी? क्योंकि अंतिम की बात है तो बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम इसको प्रश्न में डाले हैं। आप लोग बताइए कि वाराणसी में हुआ था अंतिम बैठक, की रायपुर, दिल्ली, मुंबई। जल्दी से कमेंट करिए। 13 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है रायपुर, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, सरोजा वैद्यनाथन, सोनल मानसिंह। बताइए। एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, उनका डेथ हुआ है, तो वो कौन थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। सोनल मानसिंह, सरोजा वैद्यनाथन, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम।
और देखिए चूंकि आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न बनते ही रहते हैं, तो ये चूंकि आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से है, तो यहाँ सब ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि वो देश के धरोहर होते हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा सरोजा वैद्यनाथन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी? आप सभी जानते होंगे कि अभी का जो G20 है वो भारत के द्वारा किया गया। तो अगला G20 चूंकि प्रत्येक वर्ष ये आयोजन होता है, तो जो इसके मेंबर हैं वो लोग आयोजित करते हैं, तो अब किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा वही इसमें पूछा जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, जापान और फ्रांस। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। अमेरिका, ब्राजील, जापान और फ्रांस। 15 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, ब्राजील, वो एकदम सही है। देखिए समापन समारोह के दौरान भारत ने अगले G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से ब्राजील को सौंप दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सल्वा को अध्यक्ष पद की अनौपचारिक जिम्मेदारी सौंपकर परिवर्तन पूरा किया। आप सभी जानते हैं कि अब जब ब्राजील ये चीज संपन्न कर लेगा, तो जो अगला देश अध्यक्ष बनेगा तो वो उसको अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। क्योंकि अभी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। उसमें हेड कौन थे, लीड कौन कर रहे थे? पीएम मोदी जी कर रहे थे। तो अब चूंकि यहाँ संपन्न हो चुका है तो ब्राजील गया, अब ब्राजील के बाद जब अगले देश में आएगा तो वो चीजें रहेंगी। तो एक तरीके से होता है ऐसे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो विदेश मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। आप लोग को बताना है कि बांध सुरक्षा पर जो आयोजन हुआ है वो किस मंत्रालय द्वारा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय चूंकि सम्मेलन की बात है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। 16 नंबर, सभी लोग कमेंट करें। विदेश मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा जल शक्ति मंत्रालय। देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर 2023 तक जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 10 सेकंड है, आप सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है उत्तर प्रदेश, वो एकदम सही है। ये नंदनी कृषक समृद्धि जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और यह योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई है। आप सभी जान रहे होंगे कि ये नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसी के तहत ये जो नंदनी कृषक समृद्धि योजना है इसकी भी शुरुआत की गई। तो दोनों मिशन ध्यान दीजिएगा, दोनों पूछ सकता है। तो दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया? देखिए क्या करें, 2023 में क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन की बात हो रही है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा, अंकटाड के द्वारा, ब्रिक्स बैंक के द्वारा, आसियान के द्वारा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि एशियाई एकता की बात हो रही है तो इसमें जो है इससे संबंधित देश ही भाग लेंगे, मतलब वही भूमिका में रहेंगे, वही इसमें कहा जा रहा है।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है, एशियाई विकास बैंक, वो एकदम सही है, इसका उत्तर ए होगा। देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2023 में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन जॉर्जिया के लिबिलिसी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी चीजें, मतलब ये किस संस्था द्वारा किया गया था यही महत्वपूर्ण है, आप इसी को जानिए। और भारत ने इस सम्मेलन में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को भी प्रदर्शित किया था। ये महत्वपूर्ण है कि भारत ने ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो है पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को प्रदर्शित किया था। इसके अलावा भारत ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। प्रखर, चेतक, इंद्रजाल, रुस्तम। क्योंकि पहला है और एआई संचालित है, और क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की बात हो रही है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 19 नंबर जल्दी से बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इंद्रजाल जो है वो एकदम सही उत्तर है। देखिए, सितंबर 2023 में भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है कि एक स्टेटमेंट और दे करके क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाए आयोग, तो आपको घबराना नहीं है। ये जानिए कि हैदराबाद स्थित जो कंपनी ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा इसे निर्मित और विकसित किया गया है। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? नीलगिरी, हिमगिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। चूंकि देखिए 7 बनना है इसमें, और चूंकि अंतिम है तो पहला और अंतिम तो ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और चूंकि अंतिम है तो बहुत संभावना यहाँ से प्रश्न बने। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, महेंद्रगिरी होगा। और थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन देखें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए युद्ध पोतों में आईएनएस महेंद्रगिरी 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। यह बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस्ड हथियार प्रणाली और सेंसर से लैस है। इसका नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मतलब ये जो महेंद्रगिरी है आप सभी जानते होंगे कि ये उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला, उसकी चोटी है। इसके इसके पहले के 6 जहाज कौन है? देखिए, सबसे पहला आईएनएस नीलगिरी है, फिर आईएनएस हिमगिरी है, फिर आईएनएस तारागिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी के नाम भी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए। तो जितने भी हैं, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, ये सब पर्वत के नाम पे हैं। और जो हमारा लास्ट में 7वां है वो है महेंद्रगिरी। कौन से वो पर्वत कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो ये थोड़ी सी व्याख्या हो गई। तो चलिए, अभी जाइएगा नहीं, हमारा सॉरी ये क्वेश्चन और रह गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लें। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है? कृति भारती, अन्ना हजारे, रवि कन्नन, रवीश कुमार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है और 2023, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, अंतिम प्रश्न है। और इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने पहले भी कराया है। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है रवि कन्नन, वो एकदम सही है। देखिए, 31 अगस्त 2023 को मनीला में रेमन मैग्सेसे की जयंती के अवसर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। पहली चीज, एशिया का नोबेल पुरस्कार है ये। असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन। अब इनका प्रोफेशन अगर पूछा जाए तो ये चिकित्सा से संबंधित है, और चिकित्सा में भी कौन, ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब ये कैंसर जो बीमारी है उसके विशेषज्ञ हैं। तो ये आप जानते रहिए रवि कन्नन के बारे में, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि ये भारत के हैं, मिला है इनको, तो हो सकता है कि इनके साथ साथ एक स्टेटमेंट डाल के कह दे कि ये किस विधा से संबंधित है, साहित्य से, क्योंकि रेमन मैग्सेसे तो वहां से पत्रकारिता से कहीं से मिल सकता है, तो चूंकि ये इसलिए है तो ये जान लीजिए। और अन्य विजेता हैं कोरवी रक्षंद, बांग्लादेश के हैं, लेमोस यूजेनियो है, ये तिमोर लेस्ते के हैं, और कोरोनेल फेरर है, और मरियम, ये फिलीपींस की एक शांति वार्ताकार है। तो ये भी जान लीजिए, मतलब रेमन मैग्सेसे ऐसा नहीं जैसे नोबेल पुरस्कार जो है अगर देखा जाए तो भौतिकी का रासायनिक कई लोगों को मिलता है, मतलब एटलीस्ट 3 लोगों को मिलता है, तो ऐसे यहाँ भी है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आयोग कुछ तूफानी करने के चक्कर में थोड़ा सा हिस्ट्री में जा करके एक स्टेटमेंट यही बना दे कि भाई तो ये कौन थे, फिलीपींस के 7वें जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की स्मृति में, जैसे हमारे यहाँ के गांधी जी हैं, गांधी जी के तहत हम लोग कई पुरस्कार देते हैं उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए, तो वही प्रयास यहाँ दिखता है। इसकी जानकारी तो आप सभी लोगों को मिल गई है। अधिक जानकारी के लिए 730307 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए ये हमारे समृद्धि है, इसका टेलीग्राम चैनल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ आपको अभी जो मैंने पढ़ा है इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो आप यहाँ जो है अपनी कॉपी भेज सकते हैं, उसकी मार्किंग कर दी जाएगी। और आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही हैं रोज का रोज आपको यहाँ मिल जा रहा है, बाईलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तीसरी चीज यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समय समय पे यहाँ क्विज करवाया जाता है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और और भी जो भी सूचनाएं परीक्षा से संबंधित है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन पढ़ता रहता है, जो लोग जुड़े हैं उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़िए इससे। और सबसे अंतिम में ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः नए क्लास में नए वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।